सभी का स्वागत। आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के भारतेंदु युग के बारे में पढ़ेंगे। भारतेंदु युग का परिचय आपको पिछले व्याख्यान में दिया। अब मैं आपको भारतेंदु युगीन कविता की विशेषताएं बताऊंगी। भारतेंदु युग ने हिंदी कविता को रीतिकाल के श्रृंगारपूर्ण और राज आश्रय के वातावरण से निकालकर राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार आदि की स्वस्थ भावनाओं से ओतप्रोत कर उसे सामान्य जन से जोड़ दिया। इस युग की काव्य प्रवृत्तियां पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में जो पढ़ा उसमें कविता आम जन जीवन की नहीं थी। पहले भगवान के बारे में लिखा जाता था, यानी भक्ति की, या फिर श्रृंगार की रचनाएं हुई, युद्ध का वर्णन हुआ और अनेक ऐसी चीज़ें जो कि आम आदमी से दूर थी। आम आदमी की क्या दुख है, सुख है, या देश की क्या व्यवस्था है, समग्र राष्ट्रीयता का भी अभाव था। तो इन सब चीज़ों के चलते वो कविता आम आदमी से, सामान्य जन से नहीं जुड़ी हुई थी। 19वीं शताब्दी में ऐसी घटना हुई कि देश प्रेम परवान पर था और जो जन सामान्य की समस्याएं थी वो सामने आने लगी। तो इस काल में जो विशेषताएं हमें देखने को मिलती है उनका हम आगे वर्णन करते हैं। पहली प्रमुख विशेषता देश प्रेम की व्यंजना। उस समय अंग्रेजों का शासन था और उनको भगाने के लिए हमारे देश में आंदोलन चल रहे थे। तो कवि उसमें कैसे पीछे रहते। तो जो अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे थे अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए और जनता में भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने के लिए, तो उसके लिए कवियों ने बहुत सी रचनाएं लिखी। तो देश प्रेम की व्यंजना वाली कविताएं बहुत लिखी गई। अंग्रेजों के दमन चक्र के आतंक में इस युग के कवि पहले तो विदेशी शासन का गुणगान करते नजर आते हैं। यानी शुरुआती कुछ कविताएं थी जिसमें अंग्रेजों का गुणगान किया गया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। परम दुखमय तिमिर जबै भारत में छायो, तबहि कृपा करी ईश ब्रिटिश सूरज प्रकटायो। अब ये देखिए, ब्रिटिश सूर्य का उदित होना देश में, यानी भारत के लिए अच्छा बताना, ये सही नहीं है। तो ऐसी चाटुकारिता भरी कविताएं भी कवियों ने लिखी, जैसे रीतिकाल में था। और वैसे ही इस समय में भी कुछ कवि थे जिन्होंने ऐसा लिखा। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि देशभक्ति क्या है और अपने देश के लिए लिखना क्या है। और जल्दी ही कवियों की ये जो चाटुकारिता थी ये जाती रही। मननशील कवि जो थे वो राष्ट्र की वास्तविक पुकार को शीघ्र ही समझ गए और स्वदेश प्रेम के गीत करने प्रारंभ कर दिए। जैसे एक उदाहरण है, बहुत दिन बीते राम प्रभु खोए अपनो देश, खोवत है अब बैठ के भाषा भोजन भेष। इसी प्रकार ये बाल मुकुंद गुप्त की कविता उस समय रची गई थी। और जो भी गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे और जो लहर चल रही थी देश में, उससे प्रभावित हमारे कवि हुए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ईश्वर से स्वतंत्रता की प्रार्थना आदि रूपों में उनकी ये देशभक्ति की भावना अभिव्यक्त हुई। इस युग की राष्ट्रीयता सांस्कृतिक राष्ट्रीयता है जिसमें हिंदू राष्ट्रीयता का प्रधान स्वर है। देश प्रेम की भावना के कारण इन कवियों ने एक ओर तो अपने देश की अवनति का वर्णन करके आंसू बहाए, यानी देश में जो हमारे देश की उन्नति नहीं हो रही थी, हम पिछड़ रहे थे, उसके लिए अपना दुख प्रकट किया। दूसरी ओर अंग्रेज सरकार की आलोचना करी और देशवासियों के मन में स्वराज्य की भावना को जागृत किया। अंग्रेजों की कूटनीति का पर्दाफाश करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा बताती हूँ। शत्रु शत्रु लड़वाई दूर रही, लखिए तमाशा, प्रबल देखिए जाहि ताहि मिली दीजे आशा। और इसी प्रकार जब काबुल पर अंग्रेजों की विजय होने पर भारत में दिवाली मनाई गई तो भारतेंदु जी ने इसका विरोध किया। भारतेंदु जी लिखते हैं इस दृढ़ भावना को, आर्य गगन को मिलो जो अति प्रफुल्लित गात, सबे कहत जे आज क्यों यह नहीं जान्यो जात, सुजस मिले अंग्रेज को होए रूस की रोग। इस प्रकार ऐसी भी कविताएं रची गई जिसमें अंग्रेजों का विरोध किया गया।
बढ़े ब्रिटिश वाणिज्य पे हमको केवल लोग, इस प्रकार से वो अपनी बात को कहते हैं। इसी तरह से जो इस काल का काव्य है उसकी कुछ रीतिकाल के अलावा जो नई विशेषताएं आई, देखिए वो कितनी अलग हैं रीतिकाल से। सामाजिक चेतना और जन काव्य इस युग में रचा गया, तो ये इस काल की विशेषता ही है कि जन काव्य इस युग में लिखा गया। आम आदमी की पीड़ा को स्थान दिया गया। पहली बार, ये ऐतिहासिक बात है देखिए, कि पहली बार कवियों का ध्यान तो पहले भी जाता होगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत की कि आम आदमी को भी इसका नायक बनाया जाए। समाज सुधार इस युग की कविता का महत्वपूर्ण पक्ष रहा और इन्होंने किसी राजा या राजा आश्रयदाता को संतुष्ट करने के लिए काव्य रचना नहीं की। जैसे कि आप रीतिकाल में पढ़ते आए हैं, आश्रयदाताओं की प्रसन्नता के लिए कवियों ने कविता की। इन्होंने अपने हृदय की प्रेरणा से जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए काव्य की रचना की। ये कवि पराधीन भारत को जगाना चाहते थे, इसलिए समाज सुधार के विभिन्न मुद्दों जैसे स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा का प्रचार, समाज का आर्थिक उत्थान और समाज में एक दूसरे की सहायता आदि को भी इन कवियों ने अपने काव्य में स्थान दिया। जैसे प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियां मैं बताती हूँ। निज धर्म भली विधि जाने, निज गौरव को पहचाने, स्त्रीगण को विद्या देवें, करी पतिव्रता यज्ञ लेवें। और इसी प्रकार भारतेंदु और एक कविता मैं बताती हूँ। हे धनियों क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार, जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके भोजन को धिक्कार। देखिए आप कितनी जबरदस्त बात कही है, जो आज भी समसामयिक है। हमारे यहाँ अभी कोविड-19 के चलते कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोगों का रोजगार छिन गया और बहुत से लोग थे जो कमा नहीं पा रहे थे, तो भूख से पीड़ित थे। तो देखिए ये पंक्ति उन पर कितनी, कि पड़ोसी भूखा मरे और हम भोजन खाएं, ये धिक्कार है। तो कविता जो होती है ना, कई बार ऐसे होता है आज भी समसामयिक है उनकी ये कविता। आज भी हम बरसों पुराने उस देश की तरह से हो गए हैं जहां लोग भूखे तड़प रहे हैं। तो ये कविता आज के युग में भी समसामयिक बैठती है। अगली तीसरी विशेषता है भक्ति भावना। ये तो सनातन है। जैसे प्राचीन काल में भी भक्ति भावना से संबंधित कविताएं लिखी गई है ना, मध्यकाल में और आधुनिक काल में, और आज भी लिखी जा रही हैं। तो इस युग के कवियों ने भी भक्ति भावना से परिपूर्ण कविताएं लिखी है, लेकिन इनकी जो भक्ति भावना का लक्ष्य है वो अलग है, रीतिकाल की तरह नहीं है। वो अपनी मुक्ति के लिए नहीं अपितु देश कल्याण के लिए भक्ति भावना को लिखते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने उद्धार के लिए। कवि जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, मीराबाई ने लिखा है, स्वयं के उद्धार के लिए लिखा है। लेकिन इस युग के कवि जो है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ये इसलिए लिखते हैं कि देश की दुर्दशा को दूर कर सकें। और इनकी ये बहुत ही प्रसिद्ध और अच्छी सी रचना है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करी भारतवासी रोए। इसमें भारत के प्रति पीड़ा दिखाई देती है। और अगली विशेषता है हिंदू संस्कृति से प्यार। भारतेंदु युग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे पहले के युग थे, इस युग के कवियों ने अलग तरह की कविता लिखी, पिछले युगों की प्रतिक्रिया स्वरूप, यानी जो राजाओं की प्रशंसा या नक्शिक सौंदर्य का वर्णन किया गया रीतिकाल में, उसके अलहदा, उससे अलग इस युग के कवि ने अपनी संस्कृति के अनुराग का भाव दिखाया। उनकी कविता में अपने भारतीय संस्कृति का प्रेम दिखाई देता है, हिंदू संस्कृति का प्रेम दिखाई देता है, न कि किन्हीं राजाओं को, आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए कविताएं की गई। सदा रखे दृढ़ मह निज साचा हिंदूपन, घोर विपत हूँ परे दिगे नहीं आन को मन। बाल मुकुंद गुप्त ने अपनी संस्कृति को प्रकट करते हुए, हिंदुत्व की भावना को, संस्कृति को प्रेम करते हुए ये कविता लिखी। और इसी प्रकार कुछ विशेषताएं ऐसी भी है, जैसे प्राचीन और नवीन का समन्वय है ना। तो जो पुरानी हमारी चीज़ें हैं, जो अच्छी हैं, उनको आगे लाना, हमारी संस्कृति की चीज़ों को ऊपर उठाना, और नया जो है उसको ग्रहण करना। जब तक कविता में पुराने को और के साथ में नए को ग्रहण नहीं किया जाएगा, तब तक कविता का उद्देश्य सार्थक और सफल नहीं होगा।
तो प्राचीन और नवीन के समन्वय को देखते हुए इन कवियों ने एक ओर तो हिंदी काव्य की पुरानी परंपरा के सुंदर रूप को अपनाया, तो दूसरी ओर नई परंपरा की स्थापना भी की। इन कवियों के लिए प्राचीनता वंदनीय थी तो नवीनता अभिनंदनीय। अतः ये प्राचीनता और नवीनता का समन्वय अपनी रचनाओं में करते रहे। भारतेंदु अपनी प्रबोधिनी शीर्षक कविता में प्रभाती के रूप में प्राचीन परिपाटी के अनुसार कृष्ण को जगाते हैं और नवीनता का अभिनंदन करते हुए उसमें राष्ट्रीयता का समन्वय करके ऐसा कहते हैं, डूबत भारत नाथ बेगी जागो अब जागो। यानी जो भक्ति है उसमें भी वो भक्ति किस लिए कर रहे हैं, भारत के लिए। तो ये उनकी देश भक्ति है। प्राचीन जो चीज़ है अपनी, जो प्राचीन संस्कृति है कृष्ण को जगाने की, ईश्वर को जगाने की, वो किस लिए जगा रहे हैं, भारत की उन्नति के लिए। और अगली विशेषता, छठी विशेषता जो है अपनी भाषा से प्रेम, निज भाषा प्रेम। भारतेंदु युग की कविता की एक विशेषता, इस काल के कवियों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह के रूप में हिंदी प्रचार को विशेष महत्व दिया और क्या कहा, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल। भारतेंदु जी ने ऐसा कहा। इसी प्रकार प्रताप नारायण मिश्र ने भी पंक्ति दी, जो कि आप देखिए आज भी एक सूत्र की तरह से चलती है, जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। आज भी अगर अपन आज भी सही है ये। अब भी अंग्रेजी का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि नई पीढ़ी अब जो महानगर है हमारे, उसमें तो विदेशी भाषा, अंग्रेजी भाषा का दबदबा बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में ये एक नारे के रूप में काम आ सकता है। यद्यपि इस काल का अधिकतर साहित्य ब्रज भाषा में ही है, किंतु इन कवियों ने ब्रज भाषा को भी सरल और सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास किया। खड़ी बोली में भी कुछ रचनाएं की गई, किंतु वे कथात्मकता से और रुक्षता से युक्त है। अगली विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगी, सातवीं विशेषता, इसमें भी इस युग में भी श्रृंगार और सौंदर्य का वर्णन किया गया। रीतिकाल में भी किया गया था, लेकिन वहाँ तो राजाओं को प्रसन्न करने के लिए किया गया था और उसमें कुछ अश्लीलता भी दिखाई देती है, ओछापन भी दिखाई देता है। वासना का जो पंख था उससे कविता अब निकल चुकी, तो वो चीज़ इसमें अब नहीं है। इस युग के कवियों ने सौंदर्य और प्रेम का वर्णन किया है, परंतु कामुकता और वासना का रंग दिखाई नहीं पड़ता है। इनके प्रेम वर्णन में सर्वत्र स्वच्छता एवं गंभीरता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य से ये उदाहरण हम देख सकते हैं। हम कौन उपाय करें इनको, हरिचंद महाहट ठानती है, प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है। तो ये प्रेम का वर्णन है, लेकिन इसमें एक शालीनता और सभ्यता है। इसके अलावा एक और बहुत ही जोरदार विशेषता इस युग की है हास्य व्यंग्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं उनके सहयोगी कवियों ने हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति भी अपनी कविताओं में उतारी है। हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति दिखाई देती है इनमें। उन्होंने अपने समय की विभिन्न बुराइयों पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। देखिए, जब अपन किसी भी प्रकार की बुराई को देखते हैं तो उसमें समाज को जगाना होता है कवियों को। तो कवि समाज को अगर सीधे सीधे उपदेश की भाषा में कहेंगे तो लोग उसको समझेंगे नहीं, उसको भूल जाएंगे या सुनना नहीं चाहेंगे। अगर उसको व्यंग्य के रूप में, हास्य के रूप में कहेंगे तो क्या होगा, कविता मन को गुदगुदाएगी, मन के तारों को छुएगी और जो बुराइयां हैं वो उड़न छू हो जाएगी। अभी भी तो हम देखते हैं ना, व्यंग्य और हास्य की रचनाएं जो है वो ज़्यादा मन को छूती है, और जो वक्र भाषा में या व्यंग्य कसते हुए कोई बात कहते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो भारतेंदु जी ने भी ऐसा किया, उनके समकालीन कवियों ने भी हास्य व्यंग्य की बात कही। तो मैं एक उदाहरण आपको भारतेंदु जी के दोनों उदाहरण दे देती हूँ। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। कितना अंग्रेजों पर उन्होंने व्यंग्य किया है। एक और उदाहरण देख लो, इनकी उनकी खिदमत करो, रुपया देते देते मरो, तब आवे मोहि करन खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं सिख किताब। देखिए किस तरह से उन्होंने बातों बातों में जो है अपनी बात को कह दिया। इसी प्रकार एक और विशेषता प्रकृति चित्रण, जो वो भी एक ये ऐसी विशेषता है, शाश्वत है।
आदिकाल से चली आई है, हर काल में, लेकिन प्रकृति का स्वरूप बदल जाता है। प्रकृति हर युग में अपने रंग बदल देती है। तो जो मध्यकाल में और आदिकाल में हुआ, वैसे ही प्रकृति चित्रण इस काल में भी हुआ। इस युग के कवियों ने पूर्ववर्ती युगों की अपेक्षा प्रकृति के स्वतंत्र रूपों का विशेष चित्रण किया है। इसका क्या अर्थ हुआ आपको समझा देती हूँ कि जो पहले कवियों ने किया वो उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण किया, यानी नायक नायिकाओं के मनोभावों को व्यक्त करने के लिए प्रकृति का सहारा लिया गया। जैसे बरसत मेघ ने सरसत अंग अंग झुरसत देह, जैसे जरत जवासो है, यानी नायिका के जो मन की भावना है वर्षा ऋतु को देख करके वो कैसे उद्वेलित होती है, कैसे उसको मन होता है उसका, तो वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ लेकिन इसमें आधुनिक काल में भारतेंदु युग में जो है प्रकृति को स्वतंत्र रूप से चित्रण किया गया, जैसे कि उस पर किसी नायक नायिका के मनोभावों का आरोप नहीं किया गया, बल्कि प्रकृति का सीधा चित्रण। भारतेंदु के गंगा वर्णन और यमुना वर्णन में आप ये देख सकते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह के स्वतंत्र प्रकृति वर्णन भी बहुत ही उत्कृष्ट बन पड़े हैं। प्रकृति के उद्दीपन रूपों का वर्णन भी इस काल की प्रवृत्ति के रूप में जीवित रहा। यानी इतना सुंदर गंगा का वर्णन किया है, यमुना का वर्णन किया है, तो आप देख सकते हैं कि उस काल और इस काल में कितना अंतर है। इसी प्रकार कुछ एक आध विशेषताएं, जैसे रस का वर्णन, रस की दृष्टि से इस काव्य का अगर अपन आकलन करें तो इस काल में श्रृंगार, वीर, करुण सभी रसों की प्रवृत्ति जो है, अभिव्यक्ति जो है प्रबल रही, किंतु इस काल का श्रृंगार वर्णन जो है वो रीतिकाल के श्रृंगार वर्णन जैसा नग्न नहीं है, यानी उतनी इसमें अश्लीलता या वासना की भावना नहीं है, बल्कि ये परिष्कृत और रुचि का श्रृंगार वर्णन है। देश की दयनीय दशा के चित्रण में करुण रस इसमें प्रधान रहा, क्योंकि उस समय अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए आंदोलन चल रहे थे, तो हमारा देश जो है वो बहुत दयनीय स्थिति में था। अंग्रेज जो है वो बहुत अत्याचार कर रहे थे, देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तो करुण रस की प्रधानता ज्यादा रही, श्रृंगार के लिए कोई अवसर नहीं था। थोड़ा सा एक अंतिम बिंदु के रूप में अपन भाषा के बारे में भी बात कर लेते हैं। काव्य की भाषा और रूप कैसे थे। इन कवियों ने कविता में प्राय सरल ब्रज भाषा तथा मुक्तक शैली का प्रयोग किया, यानी प्रबंध काव्य जो बड़े बड़े पहले लिखे गए थे ना, वैसे नहीं लिखे गए, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया। ये कवि पद्य तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि गद्यकार भी बने, क्योंकि खड़ी बोली का आगमन हो गया था। इन्होंने अपनी कलम जो है निबंध, उपन्यास, नाटक के क्षेत्र में भी चलाई। यानी आप देखिए रीतिकाल में नाटक और ये जो भी चीज़ लिखी गई वो पद्य में लिखी गई, लेकिन इन कवियों ने गद्य में लिखा, तो क्योंकि ये आधुनिक काल गद्य काल है और यहाँ से प्रारंभ हो गई थी गद्य की यात्रा। तो इस काल के कवि मंडल में न केवल कवि था बल्कि संपादक और पत्रकार भी था। यानी ये उपलब्धि है, ध्यान रखना बच्चों इस बात को कि इस काल में निबंध, उपन्यास, नाटक है ना, ये भी लिखे गए, और केवल कविताएं नहीं हुई, बल्कि कवि जो थे वो संपादक वे भी थे, पत्रकार भी थे, यानी अनेक साहित्यिक पत्रिकाओं की रचना भी इस काल में हुई। तो इस प्रकार भारतेंदु युग साहित्य के युग जो है साहित्य में नव जागरण का युग था, जिसमें शताब्दियों से सोए हुए भारत ने अपनी आंखें खोलकर अंगड़ाई ली और कविता को राजमहलों से निकालकर जनता से उसका नाता जोड़ा, उसे कृत्रिमता से मुक्त कर स्वाभाविक बनाया, श्रृंगार को परिमार्जित रूप प्रदान किया और कविता के पथ को प्रशस्त किया। भारतेंदु और उनके सहयोगी लेखकों के साहित्य में जिन नए विषयों का समावेश हुआ, उसने आधुनिक काल की प्रवृत्तियों को जन्म दिया। इस प्रकार भारतेंदु युग आधुनिक युग का प्रवेश द्वार सिद्ध होता है। भारतेंदु युग की कविता की इस प्रकार से हमने आज प्रवृत्तियां पढ़ी। प्रवृत्तियां कहो या विशेषताएं कहो, यही इस काल की विशेषताएं हैं। धन्यवाद, आपने मुझे सुना।